मैन मेड जो ऑब्जेक्ट है उसमें जितनी हार्डनेस होती है दो एज के बीच में, उतना हार्डनेस नेचुरल जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें नहीं होते हैं। अगर हम एजेस को शार्प कर दें, स्किन की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है होती है वो लूज़ हो जाएगी। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग है। डिटेलिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप लिप बना रहे हो तो उसमें एक एक लाइन एग्जैक्ट बनाने लगे। एंगल क्या होना चाहिए, उसके अंदर कितनी राउंडनेस होती है, आई का थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया तो उसके आई लैशेस को किस एंगल से फोल्ड करना, ये सारी जो डिटेलिंग है बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्वेशन से ही आती है। वर्ड में बोलती हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को शेड करना हम इजीली सीख पाएंगे तब जब हम उसके फॉर्म को, उसके स्ट्रक्चर को पूरी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices. तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मैं यहाँ पे आज लिप की ड्राइंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि एक लिप को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उसमें शेडिंग किस तरीके से करते हैं। तो करेंटली आई एम वर्किंग ऑन फेशियल फीचर। तो इसके पहले मैंने नोज़ की और आइज़ की दोनों की वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लें, क्योंकि जो टेक्निक मैंने उसमें जो टेक्निक से मैंने उसमें शेडिंग करी है, जो ड्राइंग करी है, वही सेम टेक्निक से आज मैं यहाँ पे लिप की ड्राइंग करने वाली हूँ। तो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो टेक्निक है हमारी वही है, स्ट्रेट लाइन वाली जो टेक्निक है हम उसी को फॉलो करके हम चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं उसमें। और जो शेडिंग की जो प्रॉपर टेक्निक होती है, शेडिंग की डिफरेंट टेक्निक होती है, तो उसको हम डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करने का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है स्ट्रेट लाइन के थ्रू। चीज़ों को, जो भी कर्व्स हैं उनको आपको इग्नोर करना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो जहाँ पे भी कर्व है उनको भी आपको स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट करना है। देखना है आपको, एंगल देखना है कि मतलब जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे उसका एंगल क्या होगा। मेज़र लाइन जो है वो, मेज़र पोर्शन जो है वो किस एंगल में कवर हो रही है, और उस एंगल को एक लंबे से स्ट्रेट लाइन में, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में पहले उसको कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो वो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन होगी उनको जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे जो भी डिफरेंसेस हैं उनको फिर उसके बाद ब्रेक करना है। फिर उसके बाद आप उसको ब्रेक कर सकते हो छोटे लाइन में। फिर उसके बाद आप उनमें कर्व्स, उसी लाइन को कंसीडर करते हुए आप उसमें कर्व ऐड कर सकते हो, या फिर अगर नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि जो आप शेडिंग करोगे तो फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जब हम डिटेलिंग की तरफ जाते हैं तो फिर उसके बाद वो अपने आप ही, आप जब उसमें शेडिंग ऐड करते हो तो फिर वो एक शेप ले लेता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, उसके बाद हमें एक टर्मिनेटर लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया, आप देख सकते हैं। जो टर्मिनेटर लाइन होती है वो क्या होती है, वो जो लाइट और डार्क है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करती है जो लाइन, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर लाइन। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि टर्मिनेटर लाइन कहाँ पे बन रही है, कहाँ से वो टोन के बीच में वेरिएशन स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पे आप उसको टर्मिनेटर लाइन आपको ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद उसको 2 वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। एक को डार्क फिल कर देना है और एक को लाइट फिल करना है। और डार्क फिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही बार में बहुत डार्क कर देना है, नहीं, वहाँ पे मतलब एक टोन दे देना है और जो लाइटर पार्ट है उसको लाइट छोड़ देना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर जो डार्कर वाला एरिया है वहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट टोन ऐड करना है, नेक्स्ट शेड जो उससे थोड़ा डार्कर होता है उसको ऐड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से करना है, और प्रेशर तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो पेपर का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है, और फिर उसके बाद उसमें जब हम डार्क शेड ऐड करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उसमें वो शेड ऐड नहीं होता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 2B पेंसिल से मैंने इसको पूरे वर्क को ड्रॉ किया है, और अभी शेडिंग भी मैं उसी पेंसिल से कर रही हूँ, 2B के शेड से ही कर रही हूँ।
जब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में बहुत रखना होगा कि आपको पेंसिल बिल्कुल टाइमली चेंज करना है, पेंसिल के ग्रेड को टाइमली चेंज करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मुझे अभी लग रहा है कि हाँ, इस पेंसिल से डार्कनेस ऐड हो रही है। जब यहाँ पे हर एक पेंसिल की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। एक चाहे आप पेंसिल को कितना भी रब कर दो, वो एक लिमिट तक ही डार्क कर पाएगी, ठीक है। तो अगर आप पेंसिल को उस लिमिट से ज़्यादा रब करोगे तो क्या होगा कि वो आप, क्योंकि शेड तो उस लिमिट तक ही ऐड होगी, उस लिमिट से ज़्यादा ऐड करने के लिए आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दोगे, उससे क्या होगा, पेपर ख़राब हो जाएगा, पेपर का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और फिर शेड ऐड नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, हमें पेंसिल के जो ग्रेड हैं उनको टाइमली चेंज करना है। जब लगे आपको कि हाँ, शेड अब इस पेंसिल से ऐड नहीं हो रहा है, टोन डार्क नहीं हो रहे हैं, तो आपको पेंसिल के शेड को चेंज करना है उसके नेक्स्ट शेड से। नेक्स्ट जैसे इसके बाद फिर मैं जो 6B जो है वो शेड, उससे मैं शेडिंग करूँगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो मैं अभी इसे कर रही हूँ। फिर उसके बाद अभी मैं इसके बाद 6B से ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको पेंसिल के जो शेड हैं, उनके ग्रेड हैं, उनको आपको टाइमली चेंज करना है, ठीक है। और प्रेशर अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, करते करते हमें ध्यान में नहीं रहता है। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग से तो एक लेवल तक हम प्रेशर धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, तो वो बढ़ाते जाते हैं, फिर वो ध्यान में नहीं रहता और फिर वो उस लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं और हम तब भी प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, तो हमें ध्यान में नहीं रहता कि हमें पेंसिल के ग्रेड को चेंज करना है। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान से केयरफुली करना पड़ेगा, ये माइंड में हमेशा बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमें प्रेशर अप्लाई ज़्यादा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बहुत लाइट लाइट चलाना है और प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारे जो मैन मेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके जो एजेस होते हैं, उनके एजेस में वो शार्पनेस हो सकती है, लेकिन जो नेचर के बनाए हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन फेस हो गया, स्किन का जो टेक्सचर हो गया, या फिर नेचर की बनाई हुई कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उनमें जो एजेस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इतना हार्ड नहीं होता। मैन मेड जो ऑब्जेक्ट है उसमें जितनी हार्डनेस होती है दो एज के बीच में, उतना हार्डनेस जो हमारे नेचुरल जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें नहीं होते। तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि आप देखो, यहाँ पे लिप मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे जो एज है वो दिख रहा है यहाँ पे कि हार्ड है, ट्रांजिशन हार्ड हो रहा है। यहाँ पे ऊपर जो अपर लिप का जो पोर्शन है, जिस साइड से लाइट आ रही है उस पोर्शन में आप देखो, जो अपर लिप का जो पोर्शन है वहाँ पे दिख रहा है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हार्ड ट्रांजिशन है, डायरेक्ट लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पे कि हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रांजिशन कर दें वहाँ पे, क्योंकि आप बहुत ही क्लोजली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। वो जो एजेस है वो भी शार्प नहीं है, वहाँ पे भी जब हम शेडिंग करेंगे तो वहाँ पे भी, वहाँ के सरफेस को भी बहुत ज़्यादा थोड़ा स्मूथ लेकर चलेंगे। वहाँ पे भी ट्रांजिशन थोड़ा ग्रेजुअली हो रहा है ना। तो यही चीज़ ध्यान देने की है कि अगर हम एजेस को शार्प कर दें तो वो जो सॉफ्टनेस है स्किन के टेक्सचर, स्किन की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है होती है वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे स्किन का जो टेक्सचर है उसको कैप्चर करने के लिए, जो सॉफ्टनेस है उसको कैप्चर करने के लिए हमें ट्रांजिशन को बहुत स्मूथ रखना पड़ेगा। जहाँ पे हार्ड ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पे भी ट्रांजिशन हमें स्मूथली ही करना पड़ेगा, सॉफ्टली ही करना पड़ेगा। ये सारी जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग है, डिटेलिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप लिप बना रहे हो तो उसमें एक एक लाइन एग्जैक्ट बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं है। या फिर आई बना रहे हो तो उसके एक एक लैशेस, आई लैशेस को एग्जैक्ट बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो वो कैसी दिखती है कि उसको हम किस तरीके से बनाएं। जैसे आई लैशेस बना रहे हैं तो उसको किस तरीके से बनाएं, उसका एंगल क्या होना चाहिए, उसके अंदर कितनी राउंडनेस होती है, क्या वो फ्लैट एक लाइन होता है, क्या वो फ्लैट हेयर्स होते हैं, या
फिर वो एक राउंड होते हुए जाता है, वो किस एंगल में जाता है, उसको अगर आई का थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया तो उसके आई लैशेज़ को किस एंगल से फोल्ड करना है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो डिटेलिंग है। या फिर अगर आप एक लिप बना रहे हैं तो लिप का फॉर्म कैसा है, जैसे उसके अंदर जो लाइंस है क्या वो फ्लैट लाइंस है, या फिर जैसे लिप तो हमारा सर्कुलर होता है, लिप के अगर सरफेस को देखा जाए तो वो थोड़ा सा राउंड होता हुआ आता है। तो अगर एक फ्लैट जैसे लाइन खींच देंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, जैसे इसमें इसका जो लिप है ये थोड़ा फ्लैट है, अब इसमें जो ये वाला जो लिप है ये थोड़ा सा राउंड होता हुआ आ रहा है। तो इसमें अगर हम फ्लैट लाइन दे देंगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो वो एक फ्लैट लिप बन जाएगा। तो उसको भी हम एक कर्व के थ्रू दिखाना है, उसको भी हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, जैसे ऊपर के लिप को ऐसे एंगल में फिर नीचे, मतलब उसमें जो सर्कुलर उसका जो सर्कुलर शेप है उसको हम किस तरीके से कैच कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में, माइन्यूट डिटेलिंग में आती है। ये सारी जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग है जो बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्वेशन से ही आती है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म को समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके अंदर क्या मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसके सरफेस में कैसी स्मूथनेस है, उसके दो सरफेस के बीच में ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लोजली जब हम उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो ही हम समझ पाते हैं, उसके फॉर्म को समझ पाते हैं। तो जब हम उसके फॉर्म को समझ पाते हैं तो ही हम उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर पाते हैं और शेड कर पाते हैं। तो इसीलिए फॉर्म को किसी भी ऑब्जेक्ट, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं अपने हर एक वर्क में बोलती हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को शेड करना हम इजीली सीख पाएंगे तभी जब हम उसके फॉर्म को, उसके स्ट्रक्चर को पूरी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से शेड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ तो किया, और जो नीचे वाला जो लिप का पार्ट है, जो नीचे जो लोअर लिप है, उसमें एक राउंडनेस दिखाने के लिए आप देख सकते हैं जो लाइंस मैंने बनाई हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लैंटिंग है, फिर सेंटर पार्ट में थोड़ा सा अगर हॉरिजेंटली आप देखें तो हॉरिजेंटली अगर उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो ऊपर का पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्लैंटिंग है, फिर सेंटर का पार्ट थोड़ा सा स्ट्रेट है, वर्टिकल लाइन है, और नीचे थोड़ा सा जो है वो फिर से स्लैंटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटे छोटे लाइंस में उस चीज़ को पूरे राउंडनेस को मैंने इस तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे एक फील आ रहा है कि जो लोअर लिप है वो थोड़ा सा सर्कुलर, उसमें एक सॉफ्टनेस सा फील आ रहा है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एंगल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी मैंने मेज़र कोई शेडिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी हमें फील हो रहा है कि हाँ, वो जो नीचे वाला जो लिप है वो थोड़ा सा सर्कुलर है ना। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, आप देखोगे कि शेडिंग की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है, जैसे हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग और स्टिपलिंग। उन सब में हमें क्या होता है, लाइट और डार्क के टोन पे ही काम करना होता है। किसी तरीके से हमें मतलब किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को एक अगर एक सर्कल की बात की जाए तो उसमें एक सॉफ्टनेस दिखाना है, अगर क्यूब की बात की जाए तो उसमें हार्ड ट्रांजिशन किस तरीके से दिखाना है। तो यही तो शेडिंग करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो फील है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। बस जो उसका मेन टारगेट यही है कि हमें अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसके फॉर्म को सही तरीके से प्रॉपर वे में किस तरीके से कैप्चर करना है। टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती है, कहने का मतलब कि शेडिंग तो एक टेक्निक है, वो हर एक ऑब्जेक्ट में सेम ही होगी। ठीक है, शेडिंग करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम कहने का मतलब ये है कि उसका जो मेन गोल है, उसको जो दिखाना है, हमें एक 3D ऑब्जेक्ट दिखाना है, जो फील कैप्चर कराना है, एक उभरा हुआ ऑब्जेक्ट को दिखाना है, एक चपटा फ्लैट ऑब्जेक्ट को दिखाना है। मतलब जो हमारा गोल है 3D ऑब्जेक्ट दिखाने का, वो हर ऑब्जेक्ट में सेम ही होगा। ठीक है, जो फील है वो कैप्चर करना हमारा सेम ही है। तो इसीलिए अगर हमें प्रॉपर शेडिंग सीखनी है तो हमें उसके फॉर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आगे भी बोलूँगी कि उसके फॉर्म को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी हम उसके 3D जो सरफेस है उसको हम प्रॉपर तरीके से दिखा पाएंगे।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप शेडिंग जो है वो प्रॉपर ब्लेंड में ही करो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये हर किसी का अपना एक पर्सनल चॉइस होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ब्लेंड करना चाहते हो। या तो आप उसमें हैचिंग करना चाहते हो, क्रॉस हैचिंग करना चाहते हो, जो डिफरेंट टेक्निक होती है वो आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्लेंडिंग होती है, प्रॉपर ब्लेंडिंग होती है, उसको भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉपर ब्लेंड भी नहीं किया है और थोड़ा सा मतलब मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर ब्लेंड मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल वो रियल वाली फ़ील आती है, उसमें थोड़ी भी क्रिएटिविटी मुझे नज़र नहीं आती। जब तक ब्रश जो पेंसिल या ब्रश के स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे होते तब तक एक मतलब मज़ा नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये एक टेक्निक है, ये डिफरेंट टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। शेडिंग की जो डिफरेंट तरीका होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर फॉर्म कैप्चर होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना कि आपको कैसा लगा, आपको कैसे वर्क पसंद है, आपको कैसी टेक्निक पसंद है शेडिंग की। ये सारे मुझे कमेंट में बताते रहना, थोड़ा इंटरेक्ट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोग देख रहे हो मेरे वीडियो और कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। या फिर अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। तो इसीलिए मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना और एक लाइक बटन दबा देना, है ना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट में मैं बहुत सारे ऐसी तरीके से ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ। अभी तो मैं फेशियल फीचर के ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो आई होप कि मैं हेयर्स के लाऊँ या फिर ईयर्स के भी लाऊँ या फिर आई नोज़ माउथ के ही थोड़ी डिफरेंट शेडिंग की टेक्निक होती है जो लूज स्ट्रोक्स में होती है, उसको मैं करूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।